हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का नोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत वाले सेशन को हम कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे राजनीति के अध्ययन के कौन कौन से दृष्टिकोण हो सकते हैं। उन दृष्टिकोणों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आज के हमारा टॉपिक का नाम है राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। शुरू करें उससे पहले ये आपको मैं लास्ट लेक्चर में भी दिखा चुका हूं कि ये बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम इन 5 राजनीतिक विज्ञान के इन 5 पार्टों पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट वाला राजनीतिक सिद्धांत पर हम अभी चर्चा, इस सेशन चल रहा है। इसके बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लोक प्रशासन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान, इन चारों को भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों? जो नए सेशन में को पहली बार देख रहे हैं, जो छात्र नए हैं, उनको बता दूं, हम जो है आप लोगों के लिए, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने एक यूट्यूब पर ही अलग से प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, प्रज्ञान हिंदी के नाम से। जिसे ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको विद नोट्स कंप्लीट, आपको जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उससे संबंधित संपूर्ण डाटा आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, और वो भी पूरी तरह निःशुल्क रूप से। क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों, सेशन आज का शुरू करेंगे। आप सभी अगर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नंबर फर्स्ट भी अगर देखा है, तो हम आप अच्छे से जानते हैं कि ये अभी इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो है हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है। इस फर्स्ट यूनिट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत का बोध, जिसमें हमने पहले लेक्चर में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और महत्व को देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। आज के सेशन में हम दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। थर्ड जो इसका होगा दोस्तों, वो राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का होगा, जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, और विज्ञान है तो किस प्रकार से है, ये कला है या नहीं। अन्य शास्त्रों के साथ भी हम इसे रिलेट करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो फर्स्ट यूनिट के अंदर होने वाला है, वो होगा विचारधाराओं का परिचय। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक होने जा रहा है, जिसमें हमें सबसे पहले व्याख्या को देखना है। व्याख्या के बाद, व्याख्या के अंतर्गत दोस्तों हम राजनीति के कुछ राजनीति का जो अर्थ है, अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड में हम दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन को लेकर के हो सकते हैं। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं हम देखने का प्रयास करेंगे। आई थिंक दोस्तों कि अभी तक सब कुछ ये क्लियर होगा आपको कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या आज पढ़ने वाले हैं। पूरा माइंड में क्लियर है दोस्तों? देखिए, सबसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उस टॉपिक को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है ना, तो वो ये होती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इस वक्त क्या पढ़ने वाले हैं। ये दिमाग को पहले से क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? तो दोस्तों, यहां तक का आपको क्लियर होना जरूरी है कि आप बीए फर्स्ट ईयर की जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत प्रथम इकाई का ये सेकेंड टॉपिक आपका होने जा रहा है। और इसी प्रकार से वैसे तो हम सभी टॉपिकों को टॉपिक वाइज टॉपिक ही करवाते हैं, पूरे लेंथ, फुल लेंथ के साथ करवाते हैं, है ना? तो दोस्तों, वैसे ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, परंतु क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है पहली बार ही सेशन को ज्वाइन कर रहे होते हैं, पहली बार आते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन उनको हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो हमें कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो उनकी ये जो डाउट है, जो टेंशन है ना, ये हमेशा के लिए रिमूव हो जाती है वहां से। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्या को, किसकी? राजनीति की व्याख्या को, या ऐसा कह सकते हैं कि राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण वाला जो टॉपिक है, उसकी क्या व्याख्या हो सकती है। तो इसको थोड़ी देर साइड में कीजिए। अब हम कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए, हम लास्ट वाले सेशन पर चलते हैं, मतलब लेक्चर नंबर 1 पर चलते हैं। अब जरा वहां देखिए, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था वहां पर? तो आपने वहां देखा था राजनीति के सिद्धांत। ठीक है ना? राजनीति के सिद्धांत। तो राजनीति के सिद्धांत में हमने ये देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना था, राजनीति और सिद्धांत से। तो उस लेक्चर में हमने सिद्धांत का अर्थ समझने का प्रयास किया और भली भांति रूप से उसका अर्थ समझा भी। ठीक है? तो वहां पर हमने राजनीति का अर्थ, अगर आपको याद हो, तो हमने ये बोलकर छोड़ दिया था कि राजनीति को आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे। तो दोस्तों, वही राजनीति का अर्थ हम इस व्याख्या के अंतर्गत समझने वाले हैं।
ठीक है ना। तो आज के लेक्चर से राजनीति का अर्थ भी आपको समझ आ जाएगा, पिछले लेक्चर से सिद्धांत का अर्थ आपको समझ आ जाएगा। दोनों को मिला दोगे तो राजनीतिक सिद्धांत वाला कंसेप्ट आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आइए समझते हैं राजनीति। तो दोस्तों आप सब देखिए, आप जो प्रारंभ से भी पढ़ते आ रहे हैं, आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि राजनीति का अर्थ क्या होता है। तो राजनीति का अर्थ शुरुआत ही कहां से होती है भाई, जो ये आपका पॉलिटिक्स शब्द है, जो राजनीति शब्द है, ये कहां से बना है भाई। राजनीति शब्द है, ये हमारा हिंदी वर्ड है। तो इस हिंदी वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है, मतलब बना कहां से है, ये अंग्रेजी का रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है, ट्रांसलेटेड है ना, ट्रांसलेटेड है, ठीक है ना। हिंदी में जो राजनीति शब्द है, ये अंग्रेजी के पॉलिटिक्स का, राजनीति जो पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतर है। अब ये पॉलिटिक्स शब्द कहां से बना था दोस्तों, तो ये यूनान के पोलिश शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। जरा पेन ले लें। यूनान के पोलिश शब्द से इसकी, कुछ शब्द से दोस्तों पोलिश शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, पोलिश शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। क्लियर है। तो जिसका इस पोलिश शब्द का, अब यहां थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, राजनीति विज्ञान ये आज का हमारा वर्तमान का सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो प्रारंभ से ही इस प्रकार से नहीं है, राजनीतिक विज्ञान जिसमें हम राज्य से संबंधित तथ्यों को अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं था। बल्कि राजनीति, जैसा हमने अर्थ में देखा कि राजनीति जो है, ये अंग्रेजी की पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। तो ये पॉलिटिक्स शब्द कहां से बना था, तो दोस्तों यूनान में एक शब्द चलता था पोलिश नाम से, POLIS, पोलिश नाम से एक शब्द चलता था। और उस पोलिश का अर्थ होता था क्या, उसका अर्थ होता था नगर या राज्य, नगर या राज्य। अब जिस समय इस पोलिश शब्द का अर्थ नगर राज्य हुआ करता था, उस समय में जो नगर राज्य थे यूनान के या यूरोप के कहें, तो वो छोटे छोटे नगर या छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जहां पर जिनकी जनसंख्या आप उंगलियों पर गिन सकते थे, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं। क्लियर है ना। तो उस समय में जो राजनीतिक जो पोलिश शब्द है, ये पोलिश शब्द नगर और राज्यों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। तो इस तरह से उस समय नगर राज्य की जो अवधारणा में ये प्रचलन में थी, पोलिश शब्द, उससे संबंधित जो अध्ययन होता था, नगर या राज्य का जो अध्ययन होता था, उसको ही पॉलिटिक्स कह दिया जाता था, या कहें कि पॉलिटिक्स का जो प्रयोग होता था वो नगर राज्य से संबंधित होता था। देखिए, आज भी हम पॉलिटिकल साइंस का एक बड़े रूप में अध्ययन करते हैं राज्य से के संबंध में, लेकिन उस समय भी जब इसकी शुरुआत हुई थी पोलिश शब्द से, उस समय भी नगर या राज्यों का ही अध्ययन होता था, जो कि आज जो वर्तमान में हम जिस पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं उसका एक छोटा सा रूप था। ठीक है ना। तो इस तरह उस समय नगर राज्य की जो अवधारणा प्रचलन में थी, उससे संबंधित अध्ययन के लिए ही पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है काफी लंबे समय से। क्लियर है। तो लेकिन क्या हुआ, अब समझिए कि वो समय गुजरता गया, परिवर्तन आते गए, समाज का विकास होता चला गया। तो जैसे समाज का विकास होने लगा, पॉपुलेशन जो है ब्लास्ट करने लगी, वैसे ही अब जो छोटे छोटे नगर राज्य थे, अब उन्होंने अपना रूप बड़ा करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है। तो लेकिन धीरे धीरे राज्यों का स्वरूप बदला, उन्हें नगर राज्यों का स्थान अब किसने ले लिया दोस्तों, राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। क्योंकि देखिए, हर चीज किस पर टिकी हुई है, पॉपुलेशन पर टिकी हुई है। पहले पॉपुलेशन कम थी तो वो नगर राज्यों के रूप में पॉलिटिक्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, वैसे वैसे जो छोटे छोटे नगर राज्य थे, अब वो एक राष्ट्र का रूप धारण करने लग गए थे, अब वो राष्ट्रीय राज्यों में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स शब्द ने भी अब जैसे जैसे पोलिश से पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स शब्द ने भी क्या किया भाई, इधर नगर राज्यों का विकास हुआ, उन्होंने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया, तो इधर पॉलिटिक्स ने भी अपने साथ में साइंस को पकड़ के खींच के अपने साथ चिपका लिया, और वो क्या बन गया, पॉलिटिकल साइंस। और इसी पॉलिटिकल साइंस को हम आज हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, राजनीति विज्ञान। क्या राजनीति का अर्थ कंप्लीट क्लियर है, होना भी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कुछ दृष्टिकोणों की। पॉइंट नंबर 2 में हम देखने वाले हैं राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो इस पॉइंट को रटने का प्रयास कर रहे होंगे। एक बार इसके अर्थ पर तो जाइए, समझिए क्या बोलना चाहता है, ये अपने आप याद हो जाएगा यार। राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, मेरे भाई, जो राजनीति है
जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को हम अध्ययन की बात कर रहे हैं कि अभी हमें उसको पॉलिटिक्स को समझना है। तो क्या करोगे, पढ़ोगे ना उसको। राजनीति को समझना चाहते हो आप, राजनीतिक फील्ड में जाना चाहते हो, एक राजनीतिज्ञ बनना चाहते हो, क्या करोगे, पॉलिटिक्स को पढ़ के समझोगे, राइट। जब पॉलिटिक्स को पढ़ोगे इसका मतलब क्या हुआ, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्ययन को, उस अध्ययन करने का दृष्टिकोण क्या होगा भाई। एक तरीका तो आपका ये है कि कोई एक बुक है आपके पास में, ये बुक है, उसको इस तरह से आप पढ़ रहे हैं। एक बुक है उसको उल्टा कर दिया, या फिर ऐसा मान लीजिए कि एक पॉलिटिक्स एक बुक है, पॉलिटिक्स नाम की एक बुक है, उस बुक को आप सीधा पढ़ रहे हैं और उर्दू की तरह पीछे से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। दृष्टिकोण होते हैं ना, अपने अपने दृष्टिकोण है, उसको समझने का दृष्टिकोण अलग होगा। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं यहां पर अध्ययन का दृष्टिकोण। तो राजनीति के अध्ययन के कौन कौन से दृष्टिकोण होंगे, किस किस दृष्टिकोण से आप राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, क्या अभी तक वो अध्ययन हुआ है, उस चीज पे हमें फोकस करना है। तो उस चीज को समझना है। तो मेरे दोस्तों, राजनीति के अध्ययन के विशेषकर दो ही दृष्टिकोण होते हैं, दो ही दृष्टिकोण होते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं ताकि आगे कंफ्यूजन खत्म हो जाए आपकी। दो दृष्टिकोण होते हैं, पहला परंपरागत दृष्टिकोण जो शुरू से चला आ रहा है, प्लेटो अरस्तु के समय से चला आ रहा है, एक उसको हम क्या कहेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण। और दूसरा जो दृष्टिकोण होगा वो आधुनिक दृष्टिकोण होगा, जिस दृष्टिकोण से हम आज राजनीति को पढ़ते हैं वो क्या कहलाएगा, आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो आप इस प्रकार से कहें कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है हमारा, उस कहें कि जो परंपरागत या जो पुराने जो भी हमारे राजनीतिज्ञ थे, उनके बाद जो नवीन परिवर्तन हुआ राजनीति के अध्ययन में, उस नवीन परिवर्तन को अपनाने वाले कौन थे या लाने वाले कौन थे, तो वो थे आधुनिक राजनीतिज्ञ। और उन्हीं के दृष्टिकोण को हम यहाँ कहेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। चलिए अब इसको थोड़ा पीपीटी के माध्यम से, कुछ स्लाइडों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के संबंध में वर्तमान युग में दो दृष्टिकोण प्रचलित है, जिनके माध्यम से राजनीति शास्त्र की परिभाषा दी जाती है, उसके स्वरूप को समझा जाता है, उसके क्षेत्र को समझा जाता था। कौन से, परंपरागत दृष्टिकोण। और ये परंपरागत दृष्टिकोण दिया किसने था दोस्तों, दिया किसने था। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इससे परिभाषा, स्वरूप, क्षेत्र आदि के संबंध में सही अध्ययन करने में सहायता मिलती है। दो दृष्टिकोण, परंपरागत और आधुनिक। क्लियर है ना अभी तक। चलिए अब परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसमें उन विषयों को सम्मिलित किया जाता है, इसमें उन विषयों को, थोड़ा सा पेन ले लेंगे तो इंडिकेट हो जाएगा। हाँ, मैं थोड़ा साइड में हो जाया करूंगा क्योंकि अभी कुछ दोस्तों की कमेंट भी आई थी मुझे कि सर थोड़ा सा पढ़ाते हो साइड में, क्योंकि हम एंड टू एंड नोट्स बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स बना रहे हैं। मैं थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए साइड में होऊंगा, जैसे कि अब जस्ट अभी हुआ हूं। तो यहां पर क्लास को पॉज करके जो आपको राइट करना है राइट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। और एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर जो आपका बैकग्राउंड होता है बोर्ड का, उस बैकग्राउंड को डार्क रखें, क्योंकि लंबे टाइम क्लास देखने से हमारी आंखों में जलन होती है, आंखें पेन करती है। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन देखिए, जब आप लोग बताएंगे तब हमें समझ आएगा, है ना। जैसा आप बोलते जाएंगे वैसा होता जाएगा। क्लास आपकी है, आपके अनुसार चलेगी। क्लियर है। तो ये अब जितनी भी क्लासेस होंगी, हर एक क्लास का बैकग्राउंड हमेशा डार्क ही अब आपको मिलेगा। ठीक है, जिससे कि आपकी आंखों पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। मैं जानता हूं यार, अभी एग्जाम का भी टाइम आ रहा है, 5-5, 6-6 घंटे भी आप जो है ऑनलाइन क्लासों में लगे रहते हैं, तो थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर रहे थे परंपरागत दृष्टिकोण की। तो दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है उन विषयों को लिया जाता है, उन विषयों को लिया जाता है जिनके संबंध में, देखिए नाम यहां पर नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जिनके संबंध में कौन, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, बेंथम, मिल, ग्रीन, ईगल व मार्क्स, ये जो विद्वान थे, इन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, इनके विचारों को ही हम यहां पर परंपरागत दृष्टिकोण के रूप से जानेंगे। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। तो राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की जब हम बात कर रहे हैं, तो परंपरागत दृष्टिकोण में कौन कौन विद्वान आ रहे हैं दोस्तों, तो इन सभी विद्वानों का प्लेटो से लेकर के जो मार्क्स तक के जो विद्वान रहे हैं बीच के, उन सभी विद्वान जो है आपके परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा जो है कुछ इससे आगे करेंगे, जिसमें हम आधुनिक की ओर मूव करने वाले हैं। तो इस परंपरावादी दृष्टिकोण से अब समझिए, यहां पर एक स्लाइड और ओपन कर ले, उसके बाद पेन लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब थोड़ा पेन लेकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब हमने देखा कि जो परंपरागत दृष्टिकोण था राजनीति का, वो राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण में कौन कौन विद्वानों के विचार सम्मिलित थे दोस्तों, तो प्लेटो, अरस्तु, मिल, ग्रीन वगैरह जो कार्ल मार्क्स तक का जो विचार थे, वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि अब युग परिवर्तन होना प्रारंभ होता है, 20वीं शताब्दी आती है। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ होते ही अब राजनीतिक क्षेत्र में हलचल प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। और इस हलचल के चलते चलते जैसे ही 20वीं शताब्दी का मध्य आता है, मतलब आधी 20वीं शताब्दी गुजर जाती है, तो वैसे ही अब जो नए विद्वान आ रहे हैं, जो नए राजनीतिज्ञ आ रहे हैं, वो अब इन विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं है। परंपरागत दृष्टिकोण से अब वो खुश नहीं है, अब वो अपनी कुछ अलग ही परिभाषा देना चाहते हैं। अब वो बोलते हैं कि नहीं, जिस दृष्टिकोण से अभी तक राजनीति को आप लोग देख रहे थे वो दृष्टिकोण हटाइए, वो परंपरागत है। अब युग बदल चुका है, अब नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, एक नई धारणा की आवश्यकता है। और उसी धारणा को लेकर के अब यहां पर परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना, आलोचना होना प्रारंभ हो जाती है। क्लियर है। तो आलोचना करने वाले विचारकों ने परंपरावादी राजनीति की परिभाषा, स्वरूप और उसकी अध्ययन पद्धति पर आरोप लगा करके आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। यहां तक का क्लियर है। तो ये उस समय की बात है जब राजनीति शास्त्र के अध्ययन के संबंध में, कब, जब युग परिवर्तन हुआ, नई चेतना का संचार होने लगा, नए विचारों का आदान प्रदान होने लगा, राजनीति से संबंधित कुछ नए विचार पनपने लगे, उस समय की बात है ये। तब जाकर के परंपरागत जो पुरानी धारणा चली आ रही थी राजनीति को लेकर के, उसमें परिवर्तन होना, या कहें कि उस धारणा का की आलोचना होना प्रारंभ हो चुका था। तो राजनीति शास्त्र के जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, उनके बाद इस संबंध में नए विचार, नई मान्यताएं, नए आयाम, इनका प्रतिपादन होने लगा, जिसे आधुनिक दृष्टिकोण नाम दिया गया। इसके समर्थकों का मानना है कि राजनीति शास्त्र को नवीन या आधुनिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। किसको? राजनीति शास्त्र को, या कहे कि राजनीति की जो प्रक्रिया है उसे अब नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, पुराने दृष्टिकोण को अब हटा दीजिए। मेरे दोस्तों, क्या अब ये क्लियर हुआ आपका? तो दो पॉइंट पर बात कर चुके हैं। हमने एक व्याख्या के अंतर्गत राजनीति का अर्थ को समझने का प्रयास किया, दूसरे में राजनीति की का जो अध्ययन होता है और अध्ययन जिन दृष्टिकोणों से होता है, दोनों दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया। इसकी फुल लेंथ परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, इन पर अभी 2 सेशन और बाकी है, टेंशन ना ले। अभी हमने परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण का सिर्फ बेसिक देखा है, ठीक है ना, शुरुआत की है, ताकि आने वाले सेशन में जब हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें और आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर रहे, आपको आगे कंफ्यूजन ना आए। 2 सेपरेट सेशन सिर्फ परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण पर ही होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए अब थोड़ा से हम बात कर लेते हैं परिभाषा की, किसकी? राजनीति की परिभाषा की। लेकिन राजनीति के अध्ययन की परिभाषा के अंदर भी हम 2 दृष्टिकोणों पर ध्यान फोकस करेंगे। यही परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषा देखेंगे और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर भी हम परिभाषाओं को देखने वाले हैं। 2 विचारधाराएं, दोनों विचारधाराओं के जो एग्जाम्पल होंगे, जो परिभाषाएं होंगी, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं इस स्लाइड में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्लाइड को कंप्लीट ओपन कर ले पहले, क्योंकि पेन लेने के बाद में फिर स्लाइड लो ना तो फिर से पेन लेना पड़ता, बार बार की प्रॉब्लम होती है। चलिए अब एक बार पेन ले लेते हैं। ओके, क्या है दोस्तों? राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा क्लियर है? राजनीति विज्ञान, अब देखिए परंपरागत दृष्टिकोण से देखना आपको इस स्लाइड में, है ना। आधुनिक बनने का प्रयास मत करना। परंपरागत मतलब कि बुजुर्ग बन जाइए, हजारों साल पुराने बुजुर्ग बन जाइए, मौका मिल रहा है आपको इसमें। ठीक है, तो परंपरागत दृष्टिकोण से अगर आप बात करेंगे तो राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध किससे है दोस्तों? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राजनीति विज्ञान, परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जिसका संबंध किससे बताया जा रहा है? यहां पर राज्य से। ठीक है, जो उसकी परम आवश्यक प्रकृति, आधारभूत स्थिति और उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों और विकास को समझाने का प्रयत्न करता है। तो कहने का प्रयास यहां पर यह किया गया है कि राजनीति, देखिए परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर, कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो डायरेक्टली राज्य से संबंधित है, शासन से संबंधित है।
और ये राजनीति विज्ञान उस राज्य की प्रकृति को समझाने के लिए, उस राज्य की स्थिति को समझाने के लिए, उस राज्य के अलग अलग रूपों को व्यक्त करने के लिए या उस राज्य के विकास को समझाने के लिए सबसे आवश्यक जो है वो यही है, राजनीति विज्ञान। क्लियर है? सिंपल और आसान शब्दों में राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो डायरेक्ट राज्य से संबंधित है। ठीक है, और यही राजनीति विज्ञान राज्य की विभिन्न स्थितियों के बारे में हमें जो है बताता है, आसान भाषा में बताता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अब इस पर परंपरागत रूप से जो कुछ परिभाषाएं भी दी गई है, कुछ जैसे प्रोफेसर गार्डनर साहब ने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत कहां से होता है? राज्य से होता है, राज्य के साथ होता है। भाई राज्य है तो राजनीति है और राज्य नहीं है तो राजनीति समाप्त। ठीक है, दूसरे लिकोक साहब ने भी क्या कहा है, देखिए यहां पर उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विज्ञान है। ठीक है ना? तो कुछ विद्वानों की छोटे छोटे पॉइंटों को अगर कोड कर देंगे ना तो आपके एग्जाम में जो है नंबर भी अच्छे आने की संभावना और ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो अपने जो आप लेख लिख रहे हैं, जो आपका प्रमुख लेख है, उसके अलावा कुछ विद्वानों की छोटी छोटी बातों को चिपका देना मतलब बहुत इफेक्ट डालता है ये एग्जामिनर पे। ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद अगर बात करें एक अन्य परिभाषा की, तो जो आधुनिक परिभाषा है भाई वो क्या है, जरा थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं जिससे हमारा ये थॉट्स पूरी तरह क्लियर हो जाए। और भी कुछ है क्या? नहीं है। ओके, तो अब इसमें आधुनिक परिभाषाओं के अंतर्गत केटलिन साहब के शब्दों को देखते हैं। अगर केटलिन साहब के शब्दों को देखते हैं, केटलिन के शब्दों को अगर देखें तो उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का विज्ञान है। एक बार पढ़ते चलिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, जहां कहीं भी शक्ति संघर्ष है वही राजनीति है। ठीक है ना? यदि शक्ति संघर्ष धार्मिक संगठनों में है, यदि शक्ति संघर्ष पारिवारिक संस्थानों में है, या शक्ति संघर्ष श्रम संगठनों में है, तो फिर उनका भी एक राजनीति के तौर पर अध्ययन होना चाहिए। केटलिन साहब ने क्या कहा है, इसको आसान शब्दों में समझिए। उनका कहने का अर्थ यह है, जैसे परंपरागत दृष्टिकोण में क्या कहा गया था कि राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जो राज्य से संबंधित है या राज्य का अध्ययन करती है। ठीक है, लेकिन यहां पर आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत केटलिन साहब ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान एक वो विज्ञान है जो डायरेक्टली शक्ति से संबंधित है। जहां पर शक्ति संघर्ष होगा, अब कंपैरिजन कीजिए, परंपरागत में क्या बोला था कि जहां राज्य होगा वहां राजनीति विज्ञान होगा। लेकिन आधुनिक में क्या कहा गया है, जहां शक्ति होगी, जहां शक्ति संघर्ष होगा वहां राजनीति विज्ञान होगा। ठीक है ना? क्योंकि परंपरागत में क्या कहा गया था, परंपरागत में कहा गया था कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित है, और आधुनिक में इस पक्ष में बोला जा रहा है कि राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर केटलिन साहब का कहने का प्रयास यही है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शक्ति से संबंधित है। जहां पर भी शक्ति संघर्ष होगा वहां पर राजनीति विज्ञान होगा। अगर शक्ति संघर्ष धार्मिक संस्थानों में है या शक्ति संघर्ष आपके किसी अन्य जैसे कि पारिवारिक या फिर कहें कि श्रम संगठनों में भी है, तो उनका भी इसी प्रकार से अध्ययन होना चाहिए जैसे परंपरागत में राज्य के अध्ययन की बात की जाती है। क्लियर है? यहीं पर बीओके साहब ने भी कुछ अपने ओर से अपनी भड़ास निकालने का प्रयास किया है इसे समझाते हुए, और उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान को हम शासन का मतलब राज्य का विज्ञान मान सकते हैं, मान लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है हमको, लेकिन शर्त यह है कि शासन का तात्पर्य नियंत्रण होना चाहिए, संस्था नहीं होनी चाहिए। ये तो संभव ही नहीं है ना कि शासन का अर्थ नियंत्रण कैसे हो सकता है भाई, उसमें तो फिर समग्र बातें आएंगी। ठीक है, तो बीओके साहब की जो परिभाषा है मतलब उन्होंने भी कुछ इसके साथ में कहने का प्रयास किया है केटलिन साहब के साथ ही। जैसे केटलिन साहब आज जागृत हुए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, जो राजनीति विज्ञान है वो सिर्फ राज्य से संबंधित नहीं है बल्कि शक्ति से संबंधित है। जहां जहां शक्ति होगी, जहां जहां शक्ति संघर्ष होगा वहां वहां राजनीति होगी। सीधी बात है। ठीक है, जहां दो पार्टी आपस में भिड़ेगी वहां पर राजनीति आनी ही है। जहां पर दो परिवार, आजकल का माहौल तो ये है कि आजकल एक पड़ोस में दो परिवार भी भिड़ जाते हैं ना, तो कभी कभी उसमें भी राजनीतिक पार्टियां कूद जाती है, तो वो भी क्या राजनीति है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार वो भी राजनीति है। कॉलेजों में जहां पर भी कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी विवाद होता है, तो विवाद ने अगर थोड़ा सा बड़ा रूप लिया वैसे ही राजनीतिक पार्टियां उसमें इन्वॉल्व होना चालू हो जाती है और उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके और देश के सामने एक नई चुनौती के रूप में प्रस्तुत कर देती है ना। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण है।
तो बीओके ने भी यहाँ पर यही कहने का प्रयास किया है, अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि राजनीति विज्ञान को हम परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान को हम शासन मानने के लिए, राज्य मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो जो शासन, जिस शासन की आप बात कर रहे हैं ना, वो शासन ना होकर के क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, कोई संस्था नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों बताइए क्या क्लियर है, अभी तक का क्लियर है? तो अब हम इसका थोड़ा सा अवलोकन की बात कर लें। जितनी परिभाषाएं हमने अभी तक देखी है, जो परिभाषाएं हमने अभी तक पढ़ी है, उन परिभाषाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, और वो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है कि राजनीति विज्ञान शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, मूल्य व निर्णय का अध्ययन करता है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, ये हमारा अध्ययन है। ना परंपरागत ना आधुनिक, ये हमारा अध्ययन है। क्या अध्ययन है कि भाई जो परिभाषाएं हमने परंपरागत भी देखी है और आधुनिक भी देखी है, तो दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो राजनीति विज्ञान अब एक ऐसा विज्ञान बन चुका है जो किस किस का अध्ययन करता है, तो यहाँ शक्ति का भी अध्ययन करता है, प्रभाव का अध्ययन करता है, सत्ता का, नियंत्रण, मूल्य और निर्णय, इन सब का अध्ययन करता है। शक्ति के साथ शासन संस्था व उनके संचालन की प्रक्रिया का भी अध्ययन करता है। अतः राजनीति में शासन के कार्य की प्रक्रिया, उस पर प्रभाव डालने वाले दबाव समूह महत्वपूर्ण है। अतः राजनीति विज्ञान शासन की प्रक्रिया व दबाव समूहों के अध्ययन का ही विज्ञान कहा जा सकता है। दैट्स ऑल, टॉपिक इज क्लियर, कंप्लीट क्लियर। अब मुझे ये मेरा क्लियर हो चुका, आपका क्लियर हुआ, कंप्लीट समझ आया। जो अवधारणा वाला छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, इसमें कोई इतना विशेष नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। सिर्फ मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी थी, सिर्फ टर्मिनोलॉजी थी। अगर इस टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ गए ना, तो ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट है। और पूरी पॉलिटी में है क्या, यही तो है यार। बस आप उसकी शब्दावलियों को पकड़ते हुए चले, शब्दावलियों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, पूरी राजनीति हलवे की तरह लगने लगेगी आपको, बहुत आसान हो जाएगी यार, ठीक है ना। तो चलिए इससे संबंधित टॉपिक, आज के टॉपिक से संबंधित तो कुछ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट डाउन जरूर करेंगे आप लोग, क्लास को होल्ड करके नोट डाउन जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। और एक बात और मैं तो बोल दूं कि पढ़ाते पढ़ाते जो एक लेवल बन जाती है ना, पढ़ाते पढ़ाते एक फ्रिक्वेंसी बन जाती है, तो उसमें क्या थोड़ा सा भूल से जाते हैं कि हमें साइट में भी होना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप नोट्स बना लेते हैं, अगर मैं साइट में होना भूल गया हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसी पीडीएफ की लिंक है। लेक्चर को आपने अच्छे से देख लिया ना, अब उस डिस्क्रिप्शन से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप आराम से नोट्स बनाइए। अब आपको कोई मेरे जैसा कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा बीच बीच में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिखा होगा क्लिक जो है डाउनलोड हियर पीडीएफ, या जो भी नोट्स वगैरह का नाम होता है, तो वो आज इसी टॉपिक की यही पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप आराम से नोट्स बनाइए। ठीक दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और मैं विशेष कर कहता जाऊँ, हाँ नेक्स्ट सेशन में हम क्या बात करेंगे ये भी जरा आप देख लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हाँ एक चीज और याद आ रही है, भी कल परसों से कमेंट आ रही है, एक स्टूडेंट है, मैं नाम तो थोड़ा सा मेरा मिस हो रहा है, अभी मोबाइल भी यहाँ पर है नहीं है, पीपीटी रूम में, नाम बताता मैं कौन थे। एक बच्चे का बोलना है कि सर नेक्स्ट टॉपिक जब आप लेकर आए तो उस टॉपिक की पीडीएफ हमें एक दिन पहले प्रोवाइड कर दे, जिससे कि हम उसे रीड आउट करके और समझ लें, उसके बाद जब आपका सेशन लें तो हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। मैं उसके विचारों से पूरी तरह सहमत भी था, सहमत भी हूं, था नहीं, सहमत भी हूं। कोशिश हमारी भी यही है कि हम आपको पीडीएफ पहले प्रोवाइड कर दें, लेकिन दोस्तों फिलहाल एक ऐसी सशक्त टीम की अभी कमी है हमारे पास में, जिस जो पीडीएफ पहले प्रोवाइड करने की बात है, तो इसके लिए पहले नोट्स सारे बनाने पड़ेंगे, सारे नोट्स पहले क्रिएट करने पड़ेंगे, और उसमें लगेगा समय, है ना। और अभी क्या होता है कि आज जैसे कि कल हमें एक लेक्चर लेना, आज मान लीजिए हमें कोई लेक्चर लेना, तो उसी टॉपिक की आज एक पीपीटी बना लेंगे, एक दिन पहले बन जाती है, ठीक है। अब ज्यादा पीपीटी बनाना में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, जब तक पॉसिबल होगा तो बिल्कुल इसको भी हम लागू करेंगे कि आपको पहले पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, आप उसे पढ़कर आए, विशेषण ले, आपको पूरा एकदम क्लियर। वैसे तो यार देखिए, मैं जहां तक मेरा मानना है आपका टॉपिक क्लियर हो ही जाता है, जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिस तरह से आप लोगों की जो सहमति आ रही है, कि जो आपकी कमेंटें आती है, तो जहां तक लगता है मुझे कि आपके टॉपिक सब क्लियर हो ही जाते हैं, कोई डाउट नहीं देता है, क्योंकि डाउट कोई आप लोग डाउट पूछते ही नहीं हो। अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो कोई डाउट बचता नहीं है, या फिर हमारा पढ़ाना आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। डाउट दो ही केस में नहीं होंगे, एक जब आपको सेशन समझ नहीं आ रहा है तो आपको डाउट नहीं आएगा, और एक जब मैं सेशन आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूं कि आपको कोई डाउट ही नहीं बच रहा,
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोनों में से कौन सी स्थिति आपके साथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों राजनीति विज्ञान से जुड़े कुछ शब्दों की। सबसे पहले हम यह बात करेंगे राजनीति विज्ञान की, फिर राजनीति दर्शन, फिर राजनीति सिद्धांत और राजनीतिक विचार एवं राजनीति। तो इस टॉपिक पर भी इसमें लगभग 2 से 3 क्लासेस होंगी। इस टॉपिक पर पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे इसको दोस्तों। कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी 1 बाय 1 करके, बीच बीच में कभी गैप हो सकता है, एक आध दिन कभी गैप हो सकता है, तो उसको ज्यादा माइंड ना करें। अभी जानता हूं कि आप लोगों को मैंने टाइम दिया है कि 12 से पहले पहले ये फर्स्ट क्लासेस होंगी, लेकिन 12 के बाद ही क्लासेस आ रही है। उसका भी कुछ कारण है। मैंने आपसे प्रारंभ में ही 1 हफ्ते का टाइम लिया था कि 1 हफ्ता अभी लगेगा सभी क्लासेस को टाइम से सेटल करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ 2 दिन मात्र हुए हैं क्लासेस प्रारंभ करे हुए। चलिए तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वो जो नए स्टूडेंट है वो टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बाद में ये मत बोला करे कि यार कमेंट में कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, नोट्स नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो। प्लीज यार, सब कुछ तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूं ना। टेलीग्राम देखिए, यूट्यूब एक मान लीजिए क्लासरूम है आपका, क्या है, क्लासरूम है, और जो टेलीग्राम है ना वो आपके लिए लाइब्रेरी है। क्या है, लाइब्रेरी है। बस दोनों ही चीज की आपको आवश्यकता आपकी स्टडी के लिए, एक क्लासरूम जहां पर आपको पढ़ना होता है और एक लाइब्रेरी जहां पर आपको संभावित सभी डाटा प्राप्त हो जाए। तो जो टेलीग्राम है ना वो एक आपके लिए लाइब्रेरी ही है। सभी नोट्स हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। यहां से आप जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है, हमारे पूरे प्लेटफॉर्म पे जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पर पता चलता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।